हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं यश चंद्रा। आज आपके लिए हमारे चैनल पे एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, साप्ताहिक करंट अफेयर्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, होता है कभी-कभी कि आप प्रतिदिन जो करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं उसमें कुछ चीज़ें छूटती रहती हैं, या कभी कुछ ऐसे अचानक कुछ काम आ जाते हैं जिसकी वजह से आप उस दिन का करंट नहीं पढ़ पाते। कभी 2-2 3-3 दिन गैप हो जाता है एक-एक वीक में। लेकिन प्रतिदिन का करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके आप साल के अंत में जब कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें प्रश्न कहीं से भी आए आप उसे आसानी के साथ हल कर लेते हैं। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए और एक और चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा, कभी-कभी क्या होता है वीकेंड पे लोग पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, तो वे लोग वीकेंड पे करंट अफेयर सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि एक वीक का हम एक बार में वीडियो कंप्लीट कर लें तो बेहतर होगा। यहाँ मैं आपके लिए कुछ 1 सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह लेके आऊँगा, जिसमें आपके ज़्यादातर पिछले 6 दिनों में घटने वाली घटनाओं का एक क्रमवार प्रश्न होगा और उसकी व्याख्या होगी। पहले प्रश्न दिया होगा, उसके बाद उसकी डिटेल व्याख्या होगी, जिससे 1 हफ्ते के आपके सारी महत्वपूर्ण जो खबरें होंगी, वो उसमें कवर हो जाएँगी। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आगाज़ करते हैं और देखते हैं, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी, चाहे यूकेपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, यह करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, अब देर नहीं करते हैं और आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। हमारा पहला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हम, जैसा कि एक आरो यारो की भी हमारी सीरीज चल रही है, हम पहले प्रश्न पूछते हैं आपसे, उसके बाद 3 से 4 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। उस दौरान आप क्या करिए, अपने सही उत्तर का चयन कर सकते हैं और उसके बाद हम आपको सही उत्तर बताएंगे और उसकी पूरी व्याख्या देंगे। यहाँ पर किसको दिया गया है? रेखा जी को, जया बच्चन जी को, वहीदा रहमान को या धर्मेंद्र को? अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो जानते होंगे, तो यह वो हीरोइन हैं गुजरे जमाने की, वहीदा रहमान जी। इनको यह पुरस्कार दिया गया है अभी भारत सरकार के द्वारा। अब अगर व्याख्या इसकी देखते हैं, तो वहीदा रहमान जी सिनेमा क्षेत्र में देश के शीर्ष सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें। पिछले साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख जी को दिया गया था। बहुत समय बाद ऐसा देखा जा रहा है कि इसमें जो हमारी सीनियर अभिनेत्रियां थी, उनको अब बैक टू बैक इस तरह के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। नहीं तो आपने देखा होगा जनरली पुरुष अभिनेता को ही दिए जा रहे थे। तो एक अच्छी पहल है। भारत सरकार ने 1969 में 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की थी। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके किसी भी परीक्षा के लिए, आप अगर यूपीपीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं या एमपीपीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं या यूपीएससी ही क्यों न दे रहे हैं, वहां भी कभी कभी इस तरह के फैक्ट्स डाल दिए जाते हैं आपके विकल्प में, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एशियन गेम्स 2022 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? किस खेल में जीता? तैराकी में, क्रिकेट में, निशानेबाजी में या टेबल टेनिस में? आप अगर इन शख्स को पहचान रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो क्रिकेट के ही चेहरे पहचाने जाते हैं, बाकी खेल के चेहरे बहुत कम लोग पहचानते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प क्या होने वाला हो? आशा करता हूँ आप सब चयन कर चुके होंगे। निशानेबाजी में। निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक मिला है। भारत ने एशियाई खेलों 2023 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया। जब कोई भी उपलब्धि प्रथम बार हो, पहली हो या सर्वाधिक हो या सबसे कम हो, तो ऐसे प्रश्नों पे आप विशेष ध्यान रखा करिए। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह पमार, रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम इवेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत की इस तिकड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में विश्व रिकॉर्ड स्कोर 1893.7 के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। एशियाई खेलों के 19वें संस्करण का आयोजन 23 सितंबर में से चीन के हांगझू में किया जाएगा।
भारत की तरफ से 655 खिलाड़ियों ने इस इवेंट में, इस प्रोग्राम में भाग लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? यहाँ पर आपके पास वही 3 से 4 सेकंड का वक्त है। चलिए देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे कौन सा है? आरा, पश्चिम चंपारण, कैमूर या पूर्वी चंपारण? हमारा सही विकल्प क्या है यहाँ पर? कैमूर। कैमूर में ये बनाया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार को वर्ष के अंत या 2024 की शुरुआत तक कैमूर जिले को कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में दूसरा बाघ रिजर्व मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, दूसरा बाघ रिजर्व मिलने वाला है। कमेंट करके बताइए पहला बाघ रिजर्व किसे बनाया गया है बिहार में। वर्तमान में राज्य में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 54। राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण, जिसे NTCA भी बोला जाता है, NTCA भी बोला जाता है, इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है जो कैमूर और रोहतास जिलों में फैला है। इसकी स्थापना 1979 यानी कि 1979 में की गई थी। अब देखते हैं वनडे क्रिकेट इतिहास में किस टीम ने 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? यहाँ आपके पास विकल्प हैं, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। किसने बनाया है? आपने विकल्प चुन लिया होगा। भारत ने सर्वाधिक सिक्सर्स लगाए हैं। भारत वनडे क्रिकेट इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई है। वेस्टइंडीज 2953 छक्कों के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 2566 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय टीम ने यह मुकाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में हासिल किया। टीम इंडिया ने इस मैच में 18 छक्के लगाए हैं। सूर्य कुमार यादव ने सर्वाधिक 6 छक्के लगाए। अगला प्रश्न हमारा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक कौन सी है? 40वां, 51वां, 81वां, 82वां? तो हमारा सही विकल्प क्या है? विकल्प ए सही है। यहाँ विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2023 में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर बरकरार है। इसके द्वारा दिया जाता है किस देश में नवाचार पहल हुआ या किस देश में नई खोजें हुई, क्या कैसे वगैरह। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 में 81वें स्थान से 2023 में 40वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो आप ग्रोथ अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया है? किस में लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में या असम में? कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे दिल्ली में लॉन्च किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली इंडिया गेट से अपने तरह की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च किया है। इस अवसर पर उन्होंने सरकार ग्रीन फ्यूल की नई पीढ़ी को लाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है, उन्होंने बताया। इंडियन ऑयल के चेयरपर्सन श्रीकांत माधव वैद्य जो कि इंडियन ऑयल के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने बताया कि साल के अंत तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 13 और बसें लॉन्च की जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? कहाँ से? बहुत पुराना प्रश्न है और अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो कम्युनिटी में हम ऐसी पोस्ट डालते रहते हैं, वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो निसंदेह समझ में आ जाएगा। अंतरिक्ष, चिकित्सा, पत्रकारिता या कृषि, किससे संबंधित है? हमारा विकल्प डी सही है, कृषि से संबंधित थे। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्वामीनाथन ने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। स्वामीनाथन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था उन्हें। अगला प्रश्न है हमारा, T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? किसने बनाया है यहाँ? सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, दीपेंद्र सिंह एरी या हैरी ब्रूक? तो कौन बनाया है यहाँ पे? यहाँ बनाया है दीपेंद्र सिंह एरी। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 T20 विश्व कप में बनाए गए युवराज सिंह के 16 साल पुराने T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दीपेंद्र 10 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद रहे। एशियन गेम्स में नेपाल और मंगोलिया के खिलाफ खेले गए मैच में दीपेंद्र ने यह रिकॉर्ड बनाया। वहीं नेपाली बल्लेबाज कुशल मल्ला ने 34 गेंदों में नाबाद 137 रन बनाकर T20I में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी सहाय इनवाइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? सेबी के द्वारा, सीडीबी के द्वारा, नीति आयोग या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? किसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा? तो इसे लॉन्च किया जाएगा सीडीबी के द्वारा। सीडीबी के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की आर्थिकी और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सीडीबी एक ऐप आधारित इनवाइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म जीएसटी सहाय लॉन्च करने जा रहा है। इसकी घोषणा सीडीबी के मुख्य महाप्रबंधक राहुल प्रियदर्शी ने एक कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम के दौरान किया है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? किस फिल्म को किया गया? गदर 2, जवान, एवरीजन इज अ हीरो, द कश्मीर फाइल? किसके लिए किया गया? द 2018 एवरीजन इज अ हीरो। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केरल बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म 2018 एवरीजन इज अ हीरो को 2000, यहाँ एवरी वन होगा, वहाँ शायद एवरीजन हो गया है, हाँ तो एवरी वन होगा यहाँ पे, अकादमी पुरस्कार ऑस्कर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में नामित किया गया है। 2018 पहली ऐसी मलयालम फिल्म है जिसे 100 करोड़ का आंकड़ा सबसे तेज पार किया है। अब यह फिल्म अकादमी पुरस्कार में भारत का नेतृत्व करेगी। अगला प्रश्न है हमारा, सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है? कौन है इसके चेयरमैन? इसके चेयरमैन बनाए गए हैं रमेश सिन्हा, अनूप सागर, विनोद यादव या नितिन गुप्ता? आप अपना कमेंट फटाफट बताइए। नितिन गुप्ता जी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता के कार्यकाल को बढ़ा दिया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार नितिन गुप्ता 30 जून 2024 तक सीबीडीटी के चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। नितिन गुप्ता 1986 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसे आप जानते हैं IRS के नाम से, ऑफिसर हैं। सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? क्या पूर्वानुमान लगाया है इसके लिए? देखते हैं। यहाँ पर 6.20%, 6.30%, 6.40% या 6.50%। यहाँ पर हमारा विकल्प 20 सही है। 6.30% अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक ने वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.3% बरकरार रखी है। विश्व बैंक का कहना है कि भारत पर्याप्त बाहरी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मजबूत आर्थिक विकास का प्रदर्शन कर रहा है। विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल रिपोर्ट में 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान पहले 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार
कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? 2, 3, 4 या 5 को? आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा, तो यहाँ पर विकल्प सी सही है। 4 वैज्ञानिकों को ऐसा पुरस्कार दिया गया। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने पियरे एगोस्टिनी, पेरे क्रूज और एनी एल हुइलियर का संयुक्त रूप से भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इन्हें अवार्ड पदार्थ में प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स से जुड़े अध्ययन के लिए दिया गया है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज हर वर्ष भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा करती है। वहीं फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिना को कॉरिको और ड्रू विस्मैन को दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? किसको बनाया गया है? मोहम्मद सोलिह को, मोहम्मद मोइज्जू को, आरिफ लतीफ को या फिर अब्दुल्ला यामीन को? किसको बनाया गया है? आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। मोहम्मद मोइज्जू को बनाया गया है। इसमें किसको बनाया गया? मोहम्मद मोइज्जू को। मालदीव में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोइज्जू ने जीत दर्ज की है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये भारत के खिलाफ रहते हैं। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद सालिह के खिलाफ 54% वोट हासिल करके जीत दर्ज की। सरकारी मीडिया ने मोहम्मद मोइज्जू को निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किए जाने की जानकारी दी। मोहम्मद सोलिह ने पिछला चुनाव 2018 में भारी मतों से जीता था। मालदीव हिंद महासागर में स्थित दक्षिण एशिया का एक देश है। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यह आपका इंडियन ओशन है। यहाँ इधर ऊपर की तरफ लक्षद्वीप है जो भारत की अपना जो है आइलैंड है, और इधर मालदीव आपका है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? मुंबई, वाराणसी, हैदराबाद या गुवाहाटी? आप अपना विकल्प चुन लीजिए फटाफट। यहाँ पर हैदराबाद, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद शहर में किया गया। इस इनोवेटिव सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक को हेल्थवे के नाम दिया गया उसे। यह 3 लेन का ट्रैक है जो 4.5 मीटर चौड़ा है, जिसके दोनों तरफ 1 मीटर की हरी घास की पट्टी है। यह साइकिलिंग ट्रैक 23 किलोमीटर लंबा है। इसमें 16 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए कुल 16,000 सौर पैनल लगाए गए हैं। अगला देखते हैं, मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने, नारायण राणे जी ने, उद्धव ठाकरे जी ने? यहां पर हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? आपने चुन लिया होगा, नारायण राणे जी ने। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी ग्रामोद्योग KVIC द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। खादी महोत्सव 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें न केवल खादी उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, बल्कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा। अगला है, भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? इंग्लैंड में, फ्रांस, जर्मनी या USA? सही विकल्प आपका आ चुका होगा। यहां पर हमारा सही विकल्प है USA, विकल्प डी। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका USA में किया जाएगा। अम्बेडकर की 19 फुट की मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया। इसका उद्घाटन मैरीलैंड में किया जाएगा। अम्बेडकर एक भारतीय न्यायविद, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? यहाँ जेवलिन का दिखाया गया है, जिसे भाला फेंक भी आप कहते हैं। तो कौन है इनमें? अंजू रानी जी, अन्नू रानी जी, अंजू बाबी जॉर्ज, प्रीत चौधरी या अलका सिंह? हमारा विकल्प यहाँ पे ए सही है, अर्थात अन्नू रानी जी ने जीता है, पहली महिला
बनी है। भारत की अन्नू रानी ने हांगझाऊ एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। अन्नू रानी ने 62.92 मीटर दूर जेवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। कभी कभी यह नंबर भी पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अन्नू एशियाड में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट, महिला एथलीट बन गई। श्रीलंका की नदीसा दिल्हान ने रजत पदक जीता। अन्नू का एशियाई खेलों में यह दूसरा पदक था। अगला प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2023 को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है? कौन सा महत्वपूर्ण दिवस? विश्व आर्मी दिवस मनाया गया, विश्व डाक दिवस, विश्व बाल दिवस या विश्व लोकतंत्र दिवस? आप अपना सही उत्तर चुन लीजिए फटाफट। और हम देखते हैं यहाँ पर विकल्प बी सही है हमारा, अर्थात डाक दिवस मनाया गया। हमने इस पे अपने चैनल पे रील थी, आप देख सकते हैं वहां। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 9 है, हिंदी वाला देवनागरी वाला लिख गया है। 9 अक्टूबर 1874 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड में है, जो कुल 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसी कारण विश्व डाक दिवस मनाने के लिए 9 अक्टूबर को ही चुना गया। अगला प्रश्न है, हांगझाऊ एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? कितने पदक? 107, 307, 207 या केवल 17 पदक? सही उत्तर आप अपना फटाफट दीजिए, फिर हम बता रहे हैं। यहाँ पे हमारा विकल्प ए सही है, 107 पदक। चीन 2023 एशियाई खेलों में कुल 107 पदक के साथ भारत ने हांगझाऊ 2022 का अभियान समापन किया। अगला प्रश्न है, एशियन गेम 2023 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? किस स्थान पर रहा है? 3rd पे, 4th पे, 1st पे या 2nd? सही विकल्प आपका क्या होगा यहाँ पर? सही विकल्प हमारा बी सही है, 4th रैंक। भारत 2023 एशिया खेलों की पदक तालिका, यहाँ खेल होगा, तालिका में 4थे स्थान पर रहा, जिसमें कुल 107 पदकों में 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य, ये अभूतपूर्व पदक शामिल थे। कभी कभी ये संख्या भी पूछ लेता है, दिया है, बहुत ही अच्छी बात। राष्ट्रीय स्तर पर जल गुणवत्ता निगरानी में कौन सा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप? हमारा विकल्प सही है यहाँ पे, विकल्प ए, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने हाल ही में जम्मू कश्मीर जल जीवन मिशन JJM के साथ एक और उपलब्धि हासिल की, जिसमें नल कनेक्शन के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति के मामले में 70% ग्रामीण घरों का कवरेज हासिल किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? किसके लिए किया है? अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, सभी वर्ग के छात्रों के लिए? तो यह अनुसूचित जनजाति के लिए है, यानी कि विकल्प ए हमारा सही है। यहां भी देखिए लिखा है, अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और व्यापक विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, जिसे श्रेष्ठ नाम दिया गया है, इसकी शुरुआत की गई। इस योजना का कार्यान्वयन 2 अलग अलग तरीकों से किया जाएगा, जिसमें लगभग 3000 अनुसूचित जाति के छात्रों, जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख की सीमा के भीतर आती है, को हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से चुना जाएगा। अगला है, भारत NCX 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? हमारे पास विकल्प अनुराग ठाकुर जी ने, राहुल आनंद, अजय कुमार सूद या राजीव सिन्हा? सही विकल्प चुन लिया होगा आपने, हमारा विकल्प सी सही है, अजय कुमार सूद ने। भारत सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने भारत NCX 2023 का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2023 का दूसरा संस्करण भारत NCX 2023 इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? उनका नाम क्या है? एलन जॉनसन सरलीफ, सिंडी कीरो, सुसान डोगन या सामिया सुलूह हसन? हमारा यही विकल्प सही है, सामिया सुलूह हसन। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं। सामिया इस समय अपने 4 दिवसीय भारत यात्रा पर भी हैं। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। अगर आप अफ्रीका का मैप अगर आपको पता हो, बहुत अच्छे से तो नहीं लेकिन प्रयास कर रहा हूँ इस तरह से, तो जो पूर्वी हिस्सा है इस पर तंजानिया देश आता है। तो यहाँ पर ये जो अब क्लियर तो नहीं बना लेकिन ये कोने का यहाँ पे तंजानिया आता है। इधर इंडियन ओशन हो गया, यहाँ मेडागास्कर वगैरह है। अगला प्रश्न है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन गाजा, ऑपरेशन आयरन मैन, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन अटैक? तो क्या नाम दिया है यहाँ पे? सही विकल्प है हमारा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। यहाँ पे यह देखिए, यह इजराइल छोटा सा कंट्री है, यह मिडिल ईस्ट है, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा समझने में आसानी है। यहाँ भूमध्य सागर है, यह आपका लाल सागर है, यह आपकी फारस की खाड़ी है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। हमास एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है। गाजा पट्टी इजराइल मिस्र भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर लगभग 25 मील लंबा 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ लगभग 2.3 मिलियन लोग रहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। अगला प्रश्न है हमारा, होरोन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? इनमें से विकल्प हैं गौतम अंडानी, अदार पूनावाला, रतन टाटा या मुकेश अंबानी। हमारा सही विकल्प यहाँ पे कौन सही होने वाला है? मुकेश अंबानी। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पछाड़कर सबसे अमीर भारतीय बन गए। इस अवधि के दौरान मुकेश अंबानी की संपत्ति 2014 में, जहां 2014 में 1,65,100 करोड़ से बढ़कर लगभग 8,87,100 करोड़ हो गई है। हुरून इंडिया और 360 वेल्थ ने हाल ही में 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी किया है। अडानी 4,74,800 करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार है। अगला है, BHEL के निदेशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजत अग्रवाल, बानी वर्मा, दीपक वर्मा, अजय कपूर। तो हमारा विकल्प कौन सा यहाँ पे सही है? बानी वर्मा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने बानी वर्मा को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले बानी बंगलुरु में कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन विनिर्माण यूनिट का नेतृत्व कर रही थी। BHEL भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक उपकरण निर्माता कंपनी है। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? कितने स्थलों को चिन्हित किया है? विकल्प हमारे पास यहाँ पे हैं 333, 400, 449 या 499। हमारा विकल्प सी सही है, 449। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में 449 स्थलों को चिन्हित किया। यह अभियान का पहला फेज 15 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक चलाया गया था। विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के दूसरे फेज की शुरुआत 2 अक्टूबर से किया गया। दूसरे फेज के तहत साफ सफाई करने के लिए देश भर में 449 स्थलों की पहचान की गई। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय कैबिनेट ने
किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दे दी है? मेरा भारत मेरा देश, मेरा युवा भारत, मेरा गांव मेरा देश या युवा भारत? हमारा यहाँ पे विकल्प बी सही है, मेरा युवा भारत। केंद्रीय कैबिनेट ने युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी। यह संस्था युवाओं को उनके सपनों को साकार करने और एक विकसित भारत का निर्माण करने में मददगार साबित हो। इसकी शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज करने का रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। किसने बनाया? यहाँ पे पाकिस्तान ने बनाया। किसने बनाया? पाकिस्तान ने। भारत में आयोजित हो रहे विश्व कप 2023 के 8वें मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। साथ ही पाकिस्तान ने विश्व कप में सर्वोच्च रन चेज का रिकॉर्ड भी बना लिया। श्रीलंका ने 50 ओवर में 344 रन 9 विकेट पर बनाया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने यह विशाल लक्ष्य 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वहीं वर्ल्ड कप में दूसरे सबसे सफल रन चेज का रिकॉर्ड आयरलैंड के नाम दर्ज किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में? बिहार में, असम में, उत्तर प्रदेश में या गोवा में? तो यहां पर हमारा विकल्प कौन सा सही होने वाला है? हमारा गोवा विकल्प सही है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार गोवा में किया जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि इस आयोजन के लिए राज्य पूरी तरह से तैयार है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में इस बार 43 खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक किया जाएगा। इसका आयोजन पिछले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था, जिसमें 33 खेलों को शामिल किया गया था। इसमें भारत के सभी 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी भी भाग लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? किसमें किया? कानपुर में, उन्नाव में, वाराणसी में या मुरादाबाद में? हमारे पास सही विकल्प है विकल्प बी, उन्नाव में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने यूपी के उन्नाव जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? कितने वर्षों का किया है? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? कितने सालों का किया है? हमारा सही विकल्प यहाँ पे है 5 साल का, यानी कि विकल्प डी हमारा सही है। विकल्प डी। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए 5 साल का रोड मैप तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन के बीच नई दिल्ली में हुई बातचीत के दौरान यह निर्णय लिया गया। सुलूह के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद यह भारत की उनकी पहली यात्रा है। तंजानिया के किसी राष्ट्रपति की पिछले 8 सालों में यह पहली भारत यात्रा है। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है, हमने पीछे देखा। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई या पंजाब नेशनल बैंक? किसके साथ किया है? आईडीबीआई बैंक के साथ। किसके साथ किया है? आईडीबीआई बैंक। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधान के लिए आईडीबीआई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। मारुति सुजुकी इंडिया ने एक बयान में बताया, इस डील से देश भर में 4000 से अधिक मारुति सुजुकी बिक्री आउटलेटों को फायदा होगा। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एलआईसी और भारत सरकार के स्वामित्व का एक वित्तीय बैंक है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने
VWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। किसने पहला स्थान हासिल किया है इनमें से? हमारा विकल्प बी सही है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी की स्टार बैडमिंटन पुरुष युगल जोड़ी हाल ही में जारी BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। चीन के हांगझो में आयोजित एशियाई खेलों में पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्होंने यह रैंकिंग हासिल की। सात्विक और चिराग ने इस साल 18 टूर्नामेंटों में से 92,411 अंक जुटाए हैं। 92,411 अंक। अगला प्रश्न है हमारा, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अनिल सिन्हा ने, पंकज बोहरा, राजीव अवस्थी या दीपक कुमार? हमारा यहाँ विकल्प बी सही है, पंकज बोहरा जी ने यह कार्यभार संभाला है। अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज बोहरा ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। आईसीसी ने भारत में 14 कार्यालय सहित अमेरिका में 27 साझेदार संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1968 में की गई है। हाल ही में किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित कर दिया है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? आपने अपना सही उत्तर चुन लिया होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सही विकल्प उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्टा गंगेटिका है। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में मान्यता दी है। अगला देखते हैं, 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया निम्न में से? अनुराग ठाकुर, राहुल जौहरी, अजय सिन्हा या अशोक भूषण जी ने किया। तो इसका किसने किया? अशोक भूषण जी ने किया है। किसने किया? अशोक भूषण जी। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण NCNCLAT अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने नई दिल्ली में 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI इसकी मेजबानी कर रहा। आयोजन 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक किया जा रहा। इसमें ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के प्रमुखों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड साइट डे 2023 कब मनाया जा रहा है? कब मनाया जाएगा? 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर? आप अपना सही विकल्प चुन चुके होंगे, बताइए। तो यह कब मनाया जा रहा है? यह 12 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। वर्ल्ड साइट डे प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार यह 12 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसके मनाने का उद्देश्य लोगों को आंख से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष इसका थीम लव योर आइज एट वर्क पे है। अगला है, सेतु बंधन योजना के तहत किसान किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? कहां पे दी गई? उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? किसको दिया गया है ऐसा उपहार? हमारा सही विकल्प यहाँ पे क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को यह उपहार दिया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सेतु बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उद्देश्य सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है हमारा, G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिति का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या
मुंबई में। हमारा विकल्प यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री जी ने 13 अक्टूबर को 9वें G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में स्थित यशोभूमि में किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 की भारत की अध्यक्षता के विस्तृत फ्रेमवर्क के तहत भारत की संसद द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में G20 के सदस्य देशों एवं आमंत्रित देशों की संसदों के अध्यक्ष भी भाग लेंगे। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सम्राट, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन अजय? तो हमने क्या नाम दिया? ऑपरेशन अजय इसका नाम दिया गया है। ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार का इजराइल में फंसे नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने का अभियान है। पहली फ्लाइट 212 भारतीयों को इजराइल से सुरक्षित लाया। गौरतलब यहाँ है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच कई भारतीय वहां फंसे हुए हैं और उस दौरान इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम किया गया है? कौन सा खिलाड़ी है? रोहित शर्मा, डेविड वार्नर या मोहम्मद रिजवान या अजय कुमार? किसके लिए किया गया है? रोहित शर्मा के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? रोहित शर्मा के लिए। विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही उन्होंने वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने का भी रिकॉर्ड बना दिया। रोहित एक दिवसीय विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। विश्व एथलीट्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा, सीमा पुनिया, हिमा दास या मुरली श्रीशंकर को? किसको चुना है? नीरज चोपड़ा जी को। किसको चुना है? नीरज चोपड़ा जी। विश्व एथलेटिक्स ने पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नीरज चोपड़ा जी को नामित किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2023 के लिए वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई। नीरज चोपड़ा ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पेस्ट्री कंपनी कौन सी है? एकमात्र भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी या एचसीएल? कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। मैं तो बता ही रहा हूं। तो यहां पर हमारा विकल्प बी सही है, एनटीपीसी। एनटीपीसी फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय पीएसयू बन गया। एनटीपीसी विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में से 261 के स्थान पर है। फोर्ब्स हर वर्ष शीर्ष 700 कंपनियों की पहचान करने के लिए यह लिस्ट जारी करती है। अगला है हमारा, नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? किसने बनाया है? आकृति सिन्हा, दूती चंद, मणिकांता एच होबलीधर। किसने बनाया है? मणिकांता एच होबलीधर। भारत की युवा धावक मणिकांता एच होबलीधर ने नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। मणिकांता ने 100 मीटर की रेस में 10.23 सेकंड का समय लिया, जो एक नया नेशनल रिकॉर्ड है। इससे पहले अमीय कुमार मलिक ने 100 मीटर में 10.26 सेकंड का रिकॉर्ड अपने नाम किया। यश सच्चिदानंद ने मूर्ति का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? किसके प्रसिद्ध व्यक्ति थे? राजनीति, विज्ञान, कृषि या पत्रकारिता? आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। अब हमारी बारी। तो वे पत्रकारिता से संबंधित जाने माने पत्रकार मलयाला मनोरमा के पूर्व रेजिडेंट एडिटर सच्चिदानंद मूर्ति जी का निधन हो गया। वे 68 वर्ष के थे। सच्चिदानंद मूर्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ थे। उन्होंने एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया के महासचिव और प्रेस काउंसिल के सदस्य के रूप में कार्य किया। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की है। क्या नाम है उनका? संजीत सिंह, अजय माथुर, विजय सिंह या पीके मिश्रा? उनका क्या नाम है? डॉक्टर पीके
मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने हाल ही में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण संबंधित उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जीआरएपी में सूचीबद्ध कार्रवाइयों को सख्ती से कार्यान्वित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ईंधन और ई वाहनों को अपनाने की दिशा में बढ़ने की जरूरत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अमेठी सांसद खेल प्रतियोगिता 2023 के समापन समारोह को संबोधित किया? तो किसने किया संबोधित? नरेंद्र मोदी जी ने, आपके माननीय प्रधानमंत्री। आईसीएआर और किस आईआईटी संस्थान ने इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पुणे, मुंबई, कानपुर या केरल? कौन सा विकल्प हमारा सही होने वाला है? तो यहाँ कानपुर हमारा सही विकल्प है। कानपुर सही विकल्प है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बीच हाल ही में इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत संयुक्त प्रयास स्टार्टअप को पनपने और कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला आयोजित की है? किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या कोयला मंत्रालय? हमारा सही विकल्प यहाँ पे डी है, कोयला मंत्रालय। हाल ही में वर्तमान साइबर सुरक्षा चुनौतियों के लिए मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और संगठनों को संवेदनशील बनाने और अपने संगठनों में श्रेष्ठ साइबर सुरक्षा व्यवहारों को अपनाने के उद्देश्य से आज साइबर सुरक्षा विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट को कौन सी बटालियन के लिए प्रेसिडेंट कॉलर्स प्रदान किया है? किसके लिए किया है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी के लिए? किसके लिए? तीसरी के लिए किया है। यहाँ पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रानीखेत उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में नागा रेजिमेंट को तीसरी बटालियन को प्रेसिडेंट्स कॉलर प्रदान किया गया। उन्होंने परेड निरीक्षण करने के बाद संचालन, प्रशिक्षण, खेल सहित सैन्य गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में नागा रेजिमेंट की समृद्ध परंपराओं की सराहना की। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का शुभारंभ किया? किसने किया? जनजाति मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? कौन सा मंत्रालय यहाँ पे है? कमेंट करके बताइए फटाफट। तो यह किसके? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का शुभारंभ किया। इस पुरस्कार के विजेता को सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला को विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर यह हमारा आखिरी प्रश्न था। चलिए, अगर आपको यह सीरीज हमारी अच्छी लगे और आप सबको लगे कि यह परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी यह पहुँचाने का प्रयास करिए, जिससे कि हमारे प्रयास को और बल मिले और हम और बेहतर से बेहतर आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।